शुरू से नहीं चला था कि चला था? ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ में आ गई आपको ना? पहचान लोगे ना, आर्टरी, नर्व, वेन्स, ठीक है, यूरेटर, ये सब पहचान लोगे। फिर किडनी का काम क्या है? यूरिन का फॉर्मेशन करना। यूरेटर का काम है उसको ट्रांसपोर्ट करना। स्टोरेज काम होता है ब्लैडर का, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है ना। अब एक क्वेश्चन बताओ बेटा कि ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है फिर भी बाहर क्यों नहीं निकलता? ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर यूरिन होता है ना, फिर भी हमारा जो यूरिन होता है वो बाहर लीक क्यों नहीं करता? हाँ बेटा, वो स्फिंक्टर होता है, ठीक है, स्फिंक्टर होता है। तो स्फिंक्टर हमेशा टाइट होता है, जब तक उसको रिलैक्स नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। मैंने बोला था कि जब पहली अर्ज आती है, आपको पहली अर्ज यूरिनेशन की कितने ml स्टोर होने पर आती है? 150, ठीक है। अब आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे, जो स्फिंक्टर होती है अपने आप रिलैक्स हो जाती है, कितने ml पे? 450 ml, ठीक है। तो देखोगे कि अगर 450 ml के बाद अपने आप फ्लो हो जाता है, ठीक है। लेकिन पहली जो अर्ज आती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, जब स्टोर हो जाएगा 150 ml, ठीक है। 400 तक एकदम पेनफुल कंडीशन हो जाएगी, 450 तक, ठीक है बेटा। इतनी बातें समझ आ गई? तो ध्यान से देखो। और क्या करता है किडनी बेटा? हमने एक दिन बताया था आपको पूरा, जो नेफ्रॉन्स होता है, ठीक है। नेफ्रॉन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है नेफ्रॉन में। मैंने बोला था कि नेफ्रॉन में बाहर की तरफ क्या होता है बेटा? बाउमेंस कैप्सूल, उसके अंदर ग्लोमेरुलाई होती है, एक अफरेंट आर्टरी होती है, दूसरा इफरेंट आर्टरी होती है। फिर बाउमेंस कैप्सूल से एक पाइप निकलती है, उसको बोलते हैं पीसीटी। फिर लूपा फिलने होता है बेटा, लूपा फिलने में भी नीचे आ जाएगा तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग, ऊपर जाता है तो असेंडिंग बोलते हैं। शुरू में थीन होता है, बाद में थिक हो जाता है, देन आपका डीसीटी होता है, कलेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक खुल जाता है। इतनी बताया था आपसे। वहाँ पे मैंने बोला था आपको कि पीसीटी में क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और जितने भी मैक्सिमम वर्ड आता है उसकी एब्जॉर्प्शन होती है ना। तो ध्यान देना, मतलब सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकॉक्स एक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो ध्यान देना। पहले तो फ्लूइड मेंटेन करता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है वाटर का ना, तो फ्लूइड मेंटेन कर दिया बेटा। इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कराता है, क्योंकि अच्छी चीज़ें नहीं जाने देता, पूरा जॉब कर लेता 100%। अभी आगे आएगा बताऊँगा, ठीक है बेटा। बाकी जितने भी खराब चीज़ें होती है, वेस्ट मेटाबॉलिक होती है, उसको यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकाल देता है, ठीक है। रेगुलेट करता है बीपी को, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो डीसीटी की पार्ट कलेक्टिंग डक्ट होती है बेटा, वहाँ पे क्या होता है? एल्डोस्टेरॉन हार्मोन होता है ना, जिसकी वजह से बीपी कंट्रोल होती है, ठीक है, उसका काम होता है। और किडनी से एक हार्मोन निकलती है, ये जरूर याद रखना, भूलना मत कि वह कौन सी हार्मोन निकलती है किडनी से और उसका फंक्शन क्या है। एरिथ्रोपोएटिन निकलती है, और जो ब्लड का फॉर्मेशन एरिथ्रोपोएसिस होती है उसमें हेल्प करता है, स्पेशली आरबीसी, ठीक है। ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं? कौन कौन से? प्लाज्मा और हार्म एलिमेंट, जिसको सेल्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। कितने % प्लाज्मा होता है? 55% प्लाज्मा होता है, 45% फॉर्म एलिमेंट होती है। फॉर्म एलिमेंट को फर्दर 3 टाइप में बांट दिया गया, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स, ठीक है। फर्दर अब आते हैं डब्ल्यूबीसी को किसमें बांटते हैं बेटा? नो लॉन्गर न्यूक्लियेट्स बनाना, ठीक है, नंबर के बेस में। सबसे ज्यादा क्या होता है? नो मतलब न्यूट्रोफिल, ठीक है, नो लॉन्गर, एल मतलब लिम्फोसाइट, नो लॉन्गर, एम मतलब मोनोसाइट, इट्स मतलब एसिनोफिल, लास्ट में बेसोफिल। ऑर्डर होता है कम, ज्यादा से कम की तरफ, ठीक है। तो लगभग तुम्हारा 60% 60 to 70% न्यूट्रोफिल होता है, 0 to 2% होता है बेसोफिल, ठीक है। 20 to 40% के आसपास लिम्फोसाइट्स होते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा ने? वो डायग्राम समझ में आ गया आपको? आगे ठीक है, कैसे किडनी को पहचानोगे? तो बीन से तो आपने बता दिया, रेट्रोपेरिटोनियल होता है, आपको पता है, ठीक है। अभी हमने बताया था बेटा कि किडनी जो होती है और एड्रिनल ग्लैंड दोनों में कॉर्टेक्स और मेडुला होती है। जो बाहर क्लियर होती है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले को मेडुला बोलते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद रीनल, पेल्विस, कैलिस सब बनी होती है। ध्यान से देखो, ध्यान से। जो पूरा एक है पिरामिड, पिरामिड बेटा
एक पिरामिड से एक निकला होगा ना, पिरामिड जहाँ खुला होगा उसको माइनर कैलिक्स बोलते हैं। कई सारे माइनर कैलिक्स मिलकर क्या बनाते हैं, मेजर कैलिक्स। कई सारे मेजर कैलिक्स मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा, पेल्विस। ठीक है, और पेल्विस किससे के बाहर निकल जाता है, हाइलम का ग्रुप बाहर निकल जाता है, यूरेटर से कंटिन्यू हो जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। उसके बाद आता है बेटा कैसे पहचानोगे कि यूरेटर है। ठीक है, मस्कुलर ट्यूब होगा, मसल की तरह होगा ना, मैंने बोला थोड़ा सा हार्ड होता है मसल की तरह, बोला था पहचानने के लिए। ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक, बताया आपको। ठीक है, मैंने बोला था बेटा कि हमारे शरीर में कोई भी मूवमेंट होती है मोस्टली पेरिस्टाल्सिस होती है। ठीक है, इतनी बातें समझ के पहचान लोगे ना। उसके बाद आता है बेटा ब्लैडर को कैसे पहचानोगे। तो जो ब्लैडर होती है ये भी मस्कुलर होता है, बहुत ठीक होता है, और इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है बेटा, स्ट्रेचिंग होता है। तभी आपके ब्लैडर जो होती है यूरिन को स्ट्रेच करता जाता है। जितना ज़्यादा ब्लैडर में यूरिन स्टोर होगा वो बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो इपिथेलियम पाई जाती है उसका नाम होता है ट्रांजिशनल इपिथेलियम। ठीक है, हाँ मैंने बोला था ट्राइगोन क्या होता है। तो जो दोनों यूरेटर आकर के ब्लैडर में खुलता है, यूरेट्रा से बाहर जाता है ना, तो बेटा तीनों को ऐसे मिला के ट्रायंगल बनेगा। जो ट्रायंगल बनता है उस एरिया को ट्राइगोन बोलते हैं। आया समझ में आपको। देखो यूरेटर बेटा यहाँ खुल रहा है, यूरेट्रा यहाँ है, इस तीनों एरिया को आप ऐड कर दोगे, जो बीच वाला एरिया है ना देखो बना हुआ है ट्रायंगल की तरह, उसी को ट्राइगोन बोलते हैं। आया समझ में। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बेटा मैंने अभी बताया। देखो आपको सबसे बाहर क्या है, बॉमन्स कैप्सूल है, उसके अंदर क्या है, ग्लोमेरुलाई है। अब एक अफरेंट आर्टरियोल्स है जिससे आता है ब्लड, इफरेंट से बाहर जाता है। ठीक है बेटा, अब अपने दिमाग से सोचना, हमारे पास दो पाइप है, किसी स्पेस में हमको इकट्ठा करना है। ठीक है, तो अब हमको यूरिन फॉर्मेशन कराना, क्या कराना, यूरिन की फॉर्मेशन कराना। यूरिन की फॉर्मेशन तभी होगी बेटा जब ग्लोमेरुलाई में प्रेशर डेवलप होगा, तभी तो छनेगा ना। तो प्रेशर कब डेवलप होगा, जब इससे ज्यादा आए इससे कम जाए, तभी होगा ना। तो हम जब अफरेंट आर्टरियोल को रिलैक्स करा दें तो डायमीटर बढ़ जाएगा, इफरेंट को कंस्ट्रिक्ट करा देंगे तो ओवरऑल तुम्हारा यूरिन की फॉर्मेशन ज्यादा होगी। यूरिन का फॉर्मेशन का मतलब होता है यहाँ पे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, फिल्टर ज्यादा होगा, फिल्टरिंग हो रहा है ना। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब ग्लोमेरुलाई से जो आता है फिल्टर वो कहाँ आता है, बॉमन्स कैप्सूल में आता है। फिर बॉमन्स कैप्सूल में आता है तो वहाँ पे बेटा क्या होता है, केवल प्रोटीन बाहर नहीं आता है, बाकी सब कुछ आते हैं। प्रोटीन क्यों नहीं आता है, प्रोटीन हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो पोडोसाइट बोलते हैं जिसे क्षमता है, ठीक है, उसकी क्या होती है बेटा, जो स्पेस होती है बहुत छोटी होती है। तो जो बड़ी मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन नहीं आ पाता। अच्छी बात है प्रोटीन का नहीं आना। ठीक है, हमारे बॉडी में भगवान ने ऐसा ही बनाया हुआ है कि अच्छी चीज़ें बाहर आए। ठीक है, अब क्या होता है, लेकिन वहाँ पे सोडियम पोटेशियम सब बाहर आ जाता है, तो जो पीसीटी वाला पार्ट होता है बेटा वहाँ से सब एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मैक्सिमम व्हाट एग्जाम्पल का पूछा जाएगा तो क्या लगाओगे कि पीसीटी से ही एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, फिर मैंने बोला था खाना, पानी और नमक, ये बोला था ना। सबसे पहले खाना बोला था, देन पानी बोला था बेटा, फिर नमक बोला था। तो खाना कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, पीसीटी में। खाने का मतलब ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो जितने भी ग्लूकोज हो गया और इलेक्ट्रोलाइट हो गया वो कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, पीसीटी वाले पार्ट से। पानी मतलब लूपा फैलने से, ठीक है, नीचे वाला, तो डिसेंडिंग रहता है। तो खाना के लिए ये वर्ड यूज करोगे, पानी के लिए डिसेंडिंग लूपा फैलने, नमक के लिए असेंडिंग लूपा फैलने। ठीक है, तो वहाँ से सोडियम क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन होता है। याद रहेगा, रहेगा ना। अब आ जाओ बेटा, मैंने बोला था एक्स्ट्रा 20% पानी, वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, डेंसिटी से। वो डिपेंड करता है कि हम कितना पानी पी रहे हैं। अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो मेरा एडीएच सीक्रेट नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा, वहाँ से जो एक्स्ट्रा 20% वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हमको पानी नहीं मिलता है पीने को, या तो हम पीना भूल जाते हैं या तो हम कहीं बाहर रहते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी चाहती है कि हमारी हाइड्रेशन मेंटेन रहे, जिसके वजह से वो एडीएच को सीक्रेट करा करके एक्स्ट्रा पानी वाटर से एब्जॉर्ब करा लेती है। जिसे देखोगे आप लंबे समय तक पानी नहीं पाओगे, वॉशरूम जाओगे तो बहुत कैसा, बहुत येलो कलर की यूरिन पास होती है। लेकिन अब ज़्यादा पानी पियोगे तो येलो कलर की यूरिन नहीं है, कैसी होती है, वाइट यूरिन होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है।
कभी देखे हो? ये किसकी वजह से होता है? वो एडीएच की प्रेजेंस में जो एक्स्ट्रा 20% वाटर है एब्जॉर्ब करा लेता है, तो कंसंट्रेशन ऑलरेडी यूरिन की बढ़ जाती है। ये कहानी होगी। पूरा समझ आ गया बेटा? अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैक्सिमम नेफ्रॉन का पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स में होता है कि मेडुला में होता है? बताओ। कॉर्टेक्स में होता है ना। देखो बेटा, सब कुछ मैक्सिमम पार्ट होता है कॉर्टेक्स में होता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, फंक्शनल यूनिट किडनी का नेफ्रॉन है, आया समझ आपको? ग्लोमेरुलाई होती है, बॉमन्स कैप्सूल होती है, पीसीटी ग्रुप ऑफ एलिमेंट, पीसीटी और कलेक्टिव यूनिट। इतनी बातें समझ आ रही है आपको सबको? बेटा अगर नहीं समझ आता पूछ लिया करो कुछ भी, कभी भी, ठीक है? अब आ जाओ बेटा, प्रोसेस ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन कैसा होता है। अब मैंने इसको बताया था, याद है कि फिर से बताऊं? यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे? एक बार बता चुका हूं सर, बताऊं फिर से? ध्यान से देखो, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होगा बेटा? मैंने कहा ग्लोमेरुलाई है, ठीक है? ग्लोमेरुलाई से बॉमन्स कैप्सूल में आना है वाटर, ठीक है? वहाँ दो प्रेशर होते हैं दोनों जगह। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है। एक पानी जो होगा वो प्रेशर लगाएगा, पानी हमेशा प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, ठीक है? दूसरा होता है ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर प्रोटीन की वजह से होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है अपने तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है बेटा? तो जो बॉमन्स कैप्सूल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा और किसमें? ग्लोमेरुलाई में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है? होंगे ना? और जो बॉमन्स कैप्सूल में ऑन्कोटिक प्रेशर होगा प्रोटीन की वजह से, और जो आपका ग्लोमेरुलाई में ऑन्कोटिक प्रेशर होगा, ये भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मतलब कि जो ग्लोमेरुलाई का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, बॉमन्स कैप्सूल का ऑन्कोटिक प्रेशर है, ये दोनों एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे हैं ना, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है? एंड वाइस वर्सा। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बॉमन्स कैप्सूल का होता है, ग्लोमेरुलाई का ऑन्कोटिक प्रेशर होता है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं ना, आपस में खींच रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पता नहीं समझे कि नहीं कोई बात? समझ में आया? ठीक है बेटा। तो जो अब ध्यान से देखना, मैंने एक लाइन बोला था अभी आपको कि प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं होता है, तो मोस्टली जो ऑन्कोटिक प्रेशर बॉमन्स कैप्सूल में होगा वो नियर अबाउट 0 होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रोटीन ही नहीं है, तो ऑन्कोटिक प्रेशर होगा ही नहीं, ठीक है? तो इस वजह से बेटा यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। क्यों? सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होती है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होती है किसकी? ग्लोमेरुलाई का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर सबसे ज़्यादा होता है। ध्यान से देखो, ठीक है? जो एक पिंक वाला वहाँ पानी ज़्यादा होगा क्योंकि आ रहा है ब्लड ज़्यादा ना, ठीक है बेटा? तो समझ आ गया ना? क्या क्या हो गया? 60 हो गया, ठीक है? तो लगभग तुम्हारा कितना? 10 to 20% ये फिल्ट्रेशन एक्शन होता है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अब कैसे होता है समझ आ गया ना? नहीं आया तो फिर से बताऊंगा कि सबको आगे समझे। बेटा नहीं समझा बताओ, पेन कापी बता दूँ। आया? मुझे पेन कापी तो बताऊँ, आधे समझ नहीं आया पेन कापी लाओ तुरंत। देखो बेटा ध्यान से, इसको दिख रहा है सबको? चलो मैं दिखा दूंगा। ये तुम्हारा बेटा है ग्लोमेरुलाई। क्या है? ग्लोमेरुलाई है। ये तुम्हारा बॉमन्स कैप्सूल है, ठीक है? ये बॉमन्स कैप्सूल है ना। अब क्या होगा? यूरिन फिल्ट्रेशन इसी डायरेक्शन में होगा तभी तो होगा ना बेटा। यहाँ पे होता है तुम्हारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसका? ग्लोमेरुलाई का, ठीक है? ये क्या करेगा? इस डायरेक्शन में करेगा, ठीक है? अब इसको मोटा बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है? यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है किसका बेटा? बॉमन्स कैप्सूल का। तो ये इस डायरेक्शन में होता है। समझ आ गया ना? यहाँ पे बेटा ऑन्कोटिक प्रेशर होता है, ठीक है? इसका ग्लोमेरुलाई का, ठीक है? वो अपने तरफ खींचेगा, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा बेटा? ऑन्कोटिक प्रेशर इसका बॉमन्स कैप्सूल का, ये भी अपने तरफ खींचेगा। तो देखो ए और ए एक साथ जा रहे हैं ना, और तुम्हारा ए वाला पोर्शन और ए वाला पोर्शन बेटा एक साथ जा रहा है, ठीक है? लेकिन इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो तुम्हारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्लोमेरुलाई का प्लस ऑन्कोटिक प्रेशर बॉमन्स कैप्सूल का, ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्लोमेरुलाई का प्लस ऑन्कोटिक प्रेशर तुम्हारा हो जाएगा बेटा बॉमन कैप्सूल का। ये हो गया। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, माइनस कर दो, ठीक है? किससे? अब तुम्हारा ये हो जाएगा
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाउमेंस कैप्सूल का बेटा प्लस ऑनकोटिक प्रेशर ग्लोमेरुलर प्रेशर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आती है लगभग 10 to 20% के आसपास है समझ में ना, ये होता है। ये समझ में आ गया आपको पूरा ना, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है समझ में आ गया। अब देखो बेटा दो चीजें होती है, और एक तो फिल्ट्रेशन आपको पूरा समझ में आ गया, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया था खाना पानी नमक से। अब आते हैं एक्सक्रीशन, जो H+ और पोटेशियम होते हैं बेटा हमारे शरीर में एक्स्ट्रा होता है। तो देखो ध्यान से, ये तो आपका किडनी हो गई, इसको हम बोलते हैं वास्कुलर इफ्रेंस, ठीक है, जो आर्टरी उसके साथ चलती है। तो जो आर्टरी उसके साथ चलती है, जो भी गंदा चीजें होती है आर्टरी में इसमें सिक्रीट आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। आर्टरी में जो गंदा चीजें होती है वो किसमें, ट्यूब में आ जाती है कि यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए। नहीं बेटा, ये नॉर्मल कंसंट्रेशन की वजह से होता है। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा डिफ्यूजन कर सकते हो, पैसिवली डिफ्यूज हो जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकता है। इतने बातें समझ आ गई बेटा ना। अब आ जाओ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये हमने ऑलरेडी बता दिया। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका जो होती है, जो बाकी ये लिखा है जो फिल्ट्रेशन होता है सिमिलर टू प्लाज्मा होता है। जो फिल्टर आया है ना, जो हमने भी बताया था, जो 10 to 20% फिल्टर होता है, तो जो कंसंट्रेशन हमारे शरीर में प्लाज्मा की होती है वही कंसंट्रेशन हमारे किसकी होती है बेटा, फिल्ट्रेशन की होती है। क्यों, ब्लडी का तो पार्ट आया है ना, ब्लडी तो आ रहा था फ्रंट आर्टरी से फ्रंट आर्टरी से। इतनी बातें समझ आ गई आपको। उसके बाद आ जाओ बेटा रीएब्जॉर्प्शन, ऑलरेडी मैंने इसको बताया था, ठीक है, कि पीसीटी से होता है जितने भी अमीनो एसिड हो गया, सोडियम पोटेशियम, खाना, मैंने वर्ड खाना यूज किया था तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा, एक एक्टिवली होती है और पैसिव होती है। एक्टिव मतलब जहाँ पे एनर्जी लगेगी, पैसिव मतलब एनर्जी नहीं लगेगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसी के चला जाएगा, नहीं होगी तो भी अपना खींचना चाहता है क्योंकि अच्छी चीज़ें बाहर फेंकनी नहीं चाहता है हमारा शरीर ना, तो वो एक्टिवली खींच लेता है बेटा। कौन सी पंप होगा, सोडियम के लिए सोडियम पोटेशियम पंप हो सकता है, बाइकार्ब के लिए हाइड्रोजन बाइकार्ब पंप हो सकता है। अब आ जाओ बेटा ट्यूबुलर सेक्रेशन, हमने ऑलरेडी बता दिया, किडनी के साथ पैरेलली में जो चलता है उसको वासा रेक्टा बोलते हैं, ठीक है। उसमें से क्या हो जाएगा, H+ या जो भी गंदा चीजें होती है वो ट्यूब में चली जाएगी, ठीक है। सो गए क्या तुम दोनों। अब आ जाओ बेटा GFR का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान दे दो, जो GFR होता है नॉर्मली जो अभी हमने पढ़ा है बेटा, उसकी वैल्यू पूछी जाती है, अभी हमने परसेंटेज बताया ना, लेकिन अगर ml में पूछा जाएगा तो 120 पर ml, ठीक है। अब इसको सोचो, एक घंटे में निकालना होगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और एक दिन में निकालना होगा तो +24 से मल्टीप्लाई करोगे, बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन जो बेटा फिल्ट्रेशन यहाँ पे होता है उसका 0.1% केवल हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.5 लीटर। मतलब नॉर्मल पर्सन एक दिन में 1.5 ml यूरिन केवल बाहर निकालता है, ठीक है। जो फिल्ट्रेशन था इसका केवल 1%, 0.1% बेटा, 1% में क्या होता है, यूरिन बनता है। बाकी सब एब्जॉर्ब हो जा रही है ना, मेरा फिल्टर एब्जॉर्ब, कंफ्यूजन हो गया क्या बेटा। जो आपका फिल्टर था मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जा रहा है ना, जो ट्यूब में कलेक्टिंग थ्रू के बाहर जा रहा है 0.1% जा रहा है, बाकी मैक्सिमम सब एब्जॉर्ब हो जा रहा है बेटा। तो यूरिन केवल 0.1% बनेगा। अब 125 का 0.1% कितना हो गया बताओ, 125 का 125 ml का 0.1% कितना बेटा, 1% का मतलब 100 से भाग भी दोगे ना 0.1 को, तो हो जाएगा 0.125, यहाँ पॉइंट लगा दोगे ना, 1% बोला मैंने बेटा, परसेंट के लिए 1/100 करोगे ना, 0.1 को 100 करोगे, एक पॉइंट वहाँ यहाँ जाएगा, 100 से पॉइंट इधर चला आएगा, तो 1 मिनट में यूरिन का फॉर्मेशन 0.125 होता है। कैलकुलेट करोगे इसको तो 1.5 लीटर आएगा। प्रैक्टिकल में यही सब सिखाया जाएगा, और क्या सिखाया बताओ, समझ आया, ठीक है बेटा। मतलब मेरा GFR अगर 125 ml के आसपास है, इसका मतलब है कि मेरा किडनी प्रॉपर रूप से अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। अगर GFR की वैल्यू कम हो जाएगी 125 से, तो
मेरा मतलब ये हुआ कि मेरी किडनी कंप्रोमाइज्ड है, ठीक है। जिसको सुने होंगे कि एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं या क्रोनिक किडनी डिजीज बोलते हैं, सुने होंगे ना, डिजीज होता है मतलब किडनी खराब हो गई है। अगर हमारा जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन है कितना हो रहा है, इसका मतलब मेरी किडनी अभी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाओ बेटा क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेम वही फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, ठीक है। तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा रिलेटेड टू द सब्सटेंस पर यूनिट, मतलब जो हो रहा है वही होता है। अब इसको एक लाइन याद रखना बेटा, जो क्रिएटिनिन होती है, इनुलिन होती है, इसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जितना हम डालते हैं ब्लड वेसल में वो पूरा बाहर चला जाता है। तो क्लियरेंस के लिए किसको बोलते हैं, इनुलिन से। इंसुलिन नहीं लिखा है, ध्यान देना, इनुलिन और क्रिएटिनिन। समझ, क्लियरेंस का मतलब क्या हो गया कि जितना मैंने ब्लड में डाला वो पूरा यूरिन के थ्रू क्लियर हो गया, उसी को हम क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक है। और 100% क्लियरेंस किसका होता है, इनुलिन और क्रिएटिनिन का होता है। जितना हम ब्लड में डालेंगे वो फिल्टर होकर यूरिन का फॉर्मेशन कर देगा। आया बेटा समझ में बात है। अब आ जाए यूरिन एनालिसिस। अब देखो प्रैक्टिकल मेन टॉपिक यहाँ आया तुमको, ठीक है। हम यूरिन का एनालिसिस क्यों करते हैं बेटा, क्या क्या कर सकते हैं, देखोगे कि यूरिन में शुगर भी आ सकता है, यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। तो पहले तो कलर देख के पता कर सकते हो। नॉर्मल जो कलर होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। अगर क्या हो गया बेटा, अगर यूरिन थोड़ी कंसंट्रेट है, इसका मतलब है कि यूरिन प्रॉपर रूप से काम कर रहा है लेकिन पानी कम भी है, ठीक है। अगर यूरिन की कलर रेड हो जाएगी, इसका मतलब है कि उसमें कोई ब्लड आ रहा है, आरबीसी आ रहा है, ठीक है। मतलब मेरा कोई किडनी का पार्ट डैमेज है, ठीक है बेटा। अगर यूरिन में शुगर की वैल्यू आ गई, इसका मतलब कि उस पेशेंट को डायबिटिक मेलाइटस है। अगर यूरिन में कीटोन बॉडी आ गई, मतलब हमारे शरीर में कीटोसिस हो रहा है, वो लंबे समय से स्टार्वेशन कंडीशन में है, भूखा है, ठीक है। अगर हमारे शरीर में अमीनो एसिड आ गया, इसका मतलब कि किडनी खराब है। अगर हमारे यूरिन में प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी किडनी प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रही है, किडनी नहीं आनी चाहिए। समझ में आ गया ना। ये होता है यूरिन का एनालिसिस कैसे करोगे। तो यूरिन के एनालिसिस से हम डिजीज पता कर सकते हैं। और सुनो बेटा, और कैसे पता करोगे, जब किसी को यूटीआई होती है तो यूरिन के सैंपल देख करके आते हो ना, यूरिन और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें WBC आ जाती है, RBC आ जाती है, ठीक है। समझ में आ गया ना। ऐसे पहचानोगे डिजीज को। यहाँ लिखा था ना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जितना मैंने नाम लिया सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। समझ आया बेटा कि नहीं, क्या बोलता, पूछो बेटा, पूछो ना, क्या पूछो बताओ, अरे पूछो, क्या पूछो बताओ, बोल दो ना, शर्माओ मत, बताओ। अरे हम भी पढ़ते हैं, बताओ। वो ऐसे नहीं आता है बेटा, प्रेगनेंसी का ऐसे नहीं होता है। प्रेगनेंसी का जो एससीजी आता है वो प्लेसेंटा के थ्रू आता है। मतलब प्रेगनेंसी वो एससीजी जो तुम्हारा इम्प्लांटेशन हो जाएगा बेटा, तो इम्प्लांटेशन के बाद जो एससीजी हार्मोन होता है हमारे यूरिन में, वो 13 से 14 दिन बाद आता है, ठीक है। अब तुरंत नहीं पता कर सकते, समझ में आया। तो इस वजह से हमेशा जो कैलकुलेट किया जाता है लास्ट LMP से कैलकुलेट किया जाता है, जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन की जो टाइम होती है उसके बाद। आपने जब इंटरकोर्स किया है, अगर आपको डाउट है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, तो आपको कम से कम कितने दिन, 13 से 14 दिन के बाद आप सैंपल करोगे, तब जो एससीजी का फॉर्मेशन है वो यूरिन में आएगा, तुरंत नहीं आता है, ठीक है। इंटरकोर्स के कम से कम 13 से 15 दिन के बाद यूरिन में एससीजी आता है, और एससीजी को डिटेक्ट करता है यूरिन किडनी। समझ में आया। पूछा करो मेडिकल टर्म में, कोई दिक्कत नहीं, शर्म नहीं आती है किसी को, नहीं आनी चाहिए। जब आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हो तब आपका यूरिन रेड हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? हर मेडिकेशन में नहीं होता है बेटा। जैसे टीबी की दवा चलती है, हाँ, टीबी की दवा में जो रिफॉर्मेसिन होती है बेटा ना, उससे यूरिन होता है, क्योंकि जो रिफॉर्मेसिन में होता है ऑरेंज कलर का होता है, रेड नहीं होता है, ठीक है। ऑरेंज कलर का आता है टीबी वाले पेशेंट को, वो दवा की वजह से आता है, क्योंकि दवा में ऐसी कंपोनेंट वो दी जाती है वो जानने के लिए कि मेरा रिफॉर्मेसिन सही से काम कर रहा है कि नहीं,
इस वजह से आती है बेटा। एक और दवाई आती है, अभी मैं दिमाग में नहीं आ रहा, किसी एक और दवा में भी ऑरेंज कलर आता है, शायद वो कोई HIV की ड्रग है। अब इसमें देखो बेटा, वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1.5 ml होना, 1.5 लीटर होना चाहिए 24 घंटे में। कलर कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अपीयरेंस, सॉरी, कलर येलो होना चाहिए और अपीयरेंस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बेटा। ऑर्डर कैसा होना चाहिए, नॉर्मल जैसा यूरिन होता है, ठीक है। अगर बहुत पंजेंट होगा इसका मतलब उसमें अमोनिया आ रहा है, ठीक है। कोई ऑर्डर देता है यूरोक्रोम की वजह से कह सकते हो, आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एक्चुअली में आता है बेटा ऑक्सीडेशन की वजह से। जब तुरंत यूरिनेशन करो उस समय नहीं आता, ठीक है, लेकिन वो होता है जब ऑक्सीडेशन होता है एनवायरमेंट से, तब आता है, ठीक है, क्योंकि उसमें अमोनिया भी होती है ना, वो ऑक्सीडाइज होती है, उसकी वजह से आता है। बहुत देखे होंगे किसी को अगर फाइलेरियासिस होती है तो यूरिन एकदम व्हाइट कलर की आती है। फाइलेरिया का इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाए ना तो यूरिन देखोगे एकदम जैसे पस नहीं होता है, गाढ़ा वैसा आता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब यूरिन की एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है बेटा, इसको गूगल कर लेना, 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है, याद कर लेना, ठीक है। अब आते हैं केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। अगर मैं सब बता रहा हूँ, देखो बेटा, पीएच चेक करते हैं, यूरिन की पीएच कितनी होती है, स्लाइटली एसिडिक 6.8 के आसपास होती है ना। प्रोटीन नहीं आना चाहिए, ग्लूकोज नहीं आना चाहिए, कीटोन बॉडीज, ब्लड, बाइल पिगमेंट एंड सॉल्ट, ठीक है बेटा। तो सबके लिए स्पेसिफिक टेस्ट होता है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज के लिए हम बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं, प्रोटीन के लिए ये टेस्ट करते हैं, रिथोरा करते हैं कीटोन बॉडीज के लिए, ठीक है। ब्लड के लिए तो उसमें हम देखते हैं बेटा माइक्रोस्कोप से, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है ना। एक कौन सी टेस्ट इसके लिए होती है। अब आते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंट ऑफ द यूरिन, ठीक है। क्या क्या हो सकता है बेटा, नॉर्मल कंडीशन में मैंने बोला था आपसे क्या नहीं आना चाहिए, ग्लूकोज नहीं, प्रोटीन के लिए मैंने बोला प्रोटीन नहीं आना चाहिए। अगर प्रोटीन आ रही है तो उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी नहीं आनी चाहिए थी बेटा, लेकिन अगर आरबीसी आ रही है तो उसको हिमेचूरिया बोलते हैं, वो नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है उसको। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम में अंतर समझ में आ गया। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन आती है बेटा, नेफ्राइटिक में हिमेचूरिया होता है, ब्लड आता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, ग्लूकोज आएगी तो उसको डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं, कीटोन बॉडी आएगी तो स्टार्वेशन में आ सकता है, या तो बहुत लंबे समय से किसी को डायबिटिक है तो आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आता बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। थक गए? चलो पढ़ लो, कल तो नहीं पढ़ पाओगे, कल संडे है। याद कर लो किसमें था आज के